यूपी टेट साइंस का प्रैक्टिस सेट 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है। त्वरित गति में एक सरल रेखा में गतिमान वस्तु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसकी गति बदलती है। अगर त्वरित गति है तो गति बदलती रहती है। इसका वेग हमेशा बदलता है। यह हमेशा पृथ्वी से दूर जाता है। ये हमेशा पृथ्वी से दूर जाता है, तो ये गलत है। हमें नहीं बताना था, नेगेटिव बताना था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उस पर एक बल कार्य कर रहा है, तो बल कार्य करता है, ये सही है। तो हमारा आंसर है 3। इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं। दूरी, गति के दौरान तय किए गए कुल पथ को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। जैसे यहाँ से चले, मान लो ये 3 किलोमीटर है, फिर 4 किलोमीटर ऊपर की तरफ चले, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 4 और 3 7 किलोमीटर की, अगर ये किलोमीटर में है तो। किलोमीटर। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब यहाँ से सीधे यहाँ पर पहुँच जाएं, तो उसको बोलते हैं विस्थापन। तो विस्थापन कैसे निकालेंगे? अभी ये हमारा क्या बन रहा है? एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 5। तो विस्थापन अगर डिस्प्लेसमेंट देखा जाए, डिस्प्लेसमेंट, तो वो कितना आ जाएगा हमारा? 5। डिस्प्लेसमेंट हमें था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहती है, मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। गति क्या होती है? तय की गई दूरी की दर को गति कहते हैं। गति को किससे डिनोट करते हैं? v बराबर ds अपॉन dt। ds क्या होता है? स्पीड, स्पीड अपॉन टाइम, ds अपॉन dt। ये हो जाएगी s हमारी तय की गई दूरी। वेग क्या होता है? वेग होता है हमारा ds अपॉन dt। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जब इसके साथ क्या आ जाता है? दिशा दी हो, तो उसको बोलते हैं वेग। अगला है त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण भी कैसी राशि है? सदिश राशि है। सदिश राशि होती है तो उसको हम एरो से दिखाते हैं। dv/dt रहता है। त्वरण दोनों हो सकता है, दिशा में परिवर्तन या गति में परिवर्तन। त्वरण में दिशा में भी परिवर्तन हो सकता है और गति में भी परिवर्तन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया सदैव एक ही वस्तु पर लगती है। तो ये जरूरी नहीं है। सदैव दो भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशा में कार्य करती है, तो ये बात सही है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है कि एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाएगी और ये वाली वस्तु इस वस्तु पर बल लगाएगी। ठीक है भाई। अगला है, फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर गेंद को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है या गोलकीपर को के लिए सक्षम बनाता है। गेंद पर अधिक बल लगाने के लिए, गेंद पर क्यों बल लगाएगा भाई? गलत। हाथों पर गेंद द्वारा लगाए गए बल को कम करने के लिए ये हो सकता है। संवेग के परिवर्तन की दर में वृद्धि, वृद्धि क्यों करेगा? तब तो चोट और ज़्यादा लगेगी। संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए, तो ये बोल सकते हैं। ये भी सही है, अगर ये ऑप्शन ना होता तो हम इसको चूज करते हैं, लेकिन अभी संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4th वाला। इसके लिए की पॉइंट है, न्यूटन का प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या क्या कहता है कि अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील अवस्था में ही रहना चाहेगी, और अगर कोई रुकी हुई है, विराम अवस्था में है, तो वो विराम अवस्था में ही रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न आरोपित किया जाए। प्रथम नियम को ही अपन जड़ता का नियम कहते हैं। जड़ता का नियम, ठीक है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या कहता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। एक वस्तु दूसरे वस्तु पर उतना ही विपरीत दिशा में बल आरोपित करती है। जड़ता, जो इनर्शिया रहती है, वो दो तरीके की होती है। इनर्शिया ऑफ मोशन, मतलब गति का जड़त्व, और इनर्शिया ऑफ रेस्ट, विराम का जड़त्व। अब आगे देखते हैं, इसका एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं। विराम का जड़त्व किसको कहते हैं? जैसे बस में हम बैठे हुए हैं, एकदम से अगर
ब्रेक लगाता है तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं, तो उसको बोलते हैं विराम का जड़त्व। गति का जड़त्व क्या होता है, जब बस चल रही है तब ब्रेक लगाएगा तो हम कहाँ किधर की तरफ जाते हैं, ब्रेक लगाने पर आगे की तरफ। और जब चल रही है मतलब बस चल रही है तब हम जाएंगे आगे की तरफ, तो इसको बोलते हैं मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। और बस जब रुकी हुई होती है तो हम जाते हैं पीछे की तरफ, इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का जड़त्व वस्तु का कारण बनती है। जड़त्व किसका कारण बनती है ये बताना है अपने को। इसकी चाल बढ़ाने के लिए, इसकी चाल को कम करने के लिए, इसकी गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करने के लिए। अब जड़त्व है, जड़त्व क्या रहेगी, जड़ता मतलब कोई भी जो फोर्स है या कोई भी वस्तु है स्टेबल रहना चाहती है, तो जिस अवस्था में पड़ी है उसी अवस्था में रहना चाहेगी। चल रही है तो चलना चाहेगी, रुकी है तो रुकना चाहेगी। अगला क्वेश्चन, न्यूटन का गति का पहला नियम। पहला नियम क्या कहता है, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, बता चुके हैं अपन। न्यूटन के गति के पहले नियम के अनुसार कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में रहेगी, और अगर गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील अवस्था में ही रहना चाहेगी। विराम अवस्था का जड़त्व क्या होता है, विराम में है तो विराम में ही रहना पसंद करेगी वो, उसे विराम का जड़त्व कहते हैं। जैसे अगर बस खड़ी है और उसमें कोई रुकी हुई बस है, रुकी हुई बस वाला एग्जाम्पल, बस क्या हुई है, रुकी है और आप भी बैठे हैं, तो आप भी रुके हैं और बस एकदम से चल देती है तो आप रुके हुए थे तो रुके हुए ही रहना चाहेंगे, इस वजह से आप पीछे की तरफ झुक जाते हैं, उसे हम बोलते हैं विराम का जड़त्व। यह पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। द्रव्यमान पर कैसे निर्भर करेगा, जिसका जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उसका जड़त्व उतना ज़्यादा होगा। जैसे एक छोटा सा पत्ता लो, उसको मतलब ऐसे ज़मीन पर रखो तो वो जल्दी उड़ जाएगा, थोड़ी हवा चलेगी, और वहीं एक बड़ा सा पत्थर रख दो तो वो जल्दी नहीं उड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास जड़त्व ज़्यादा है। अगला देखते हैं, एक चलती हुई रेलगाड़ी में एक यात्री ऊपर की ओर एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है। इसका तात्पर्य यह है कि रेलगाड़ी की गति है। तो रेलगाड़ी की गति कैसी है ये अपने को बताना है। इसका मतलब है कि रेलगाड़ी त्वरित है। उसने सिक्का उछाला, सिक्का पीछे गिरा, ठीक है। अगर एक समान होता तो सिक्का उसके हाथ में आ जाता, लेकिन अभी सिक्का पीछे गिर रहा है, इसका मतलब है त्वरित गति है। की पॉइंट्स हैं, रेलगाड़ी में बैठे यात्री का वेग रेलगाड़ी के वेग के समान है। सिक्का उसी स्थान पर गिरेगा जहाँ से उछाला गया, अगर एक समान वेग है, जो हमने अभी बताया। और त्वरण रहेगा तो सिक्का पीछे की तरफ गिरेगा। अगला क्या है, न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन का पहला नियम बता चुके हैं हम। न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है, किसी पिंड के रैखिक संवेग में परिवर्तन की दर पिंड पर लगाए गए बाहरी बल के समानुपाती होता है। रैखिक संवेग की दर लगाए गए बाहरी बल के समानुपाती होती है। जैसे संवेग क्या होता है, पी मोमेंटम, पी इक्वल टू एम इंटू बी, मास इंटू वेलोसिटी होता है। इसी से हम जो एक फार्मूला है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लेके आते हैं, एफ बराबर एम ए। एफ कैसी राशि जो है, क्वांटिटी कैसी है, ये वेक्टर या स्केलर, स्केलर क्वांटिटी होती है, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, दिशा और मैग्नीट्यूड दोनों ही होते हैं। न्यूटन का तीसरा नियम, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। अगला है, रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट संवेग संरक्षण, उसमें भी रैखिक संवेग होता है, ये रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। संवेग क्या होता है, मोमेंटम, p इक्वल टू एम इंटू बी, मास इंटू वेलोसिटी। संवेग का संरक्षण क्या होता है, जब भी प्रणाली पर कोई बाहरी शुद्ध बल नहीं लगाया जाता है तो प्रणाली का कुल संवेग स्थिर रहता है, यानी
कोई प्रणाली है, ये मान लेते हैं कोई प्रणाली है, ठीक है। इस पर कोई बाहर से हमने बल नहीं लगाया, फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो जो इसका संवेग पहले था बाद में भी इसका संवेग कैसा रहेगा, वही रहेगा। यानी जैसा P1 था वैसा ही P2 रहेगा। और P1 मतलब M1, P का मतलब क्या है, P1 बराबर M इंटू बी, और ये M1 B1, तो यहाँ पर M2 B2, ये दोनों आपस में बराबर बराबर रहेंगे। कोणीय संवेग क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, इसे जड़त्वाघूर्ण और कोणीय वेग के गुणनफल के द्वारा ज्ञात किया जाता है। यह एक सदिश राशि है जिसका अर्थ है कि यहाँ परिमाण के साथ दिशा को भी लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी ऊंचाई के 2/3 तक भरा पानी का टैंकर एक समान गति से चल रहा है। अचानक ब्रेक लगने पर टंकी में पानी भर गया। पानी किधर की तरफ भर जाएगा, पीछे की ओर गति करेगा, आगे की ओर गति करेगा? तो पीछे तो नहीं करेगा क्योंकि गाड़ी आगे चल रही है। आगे चल रही है तो अगर एकदम से ब्रेक लगाएंगे, जैसे मान लेते हैं ये, ठीक है, ये टैंकर है, यहाँ पानी का स्तर पहले ऐसे था, ऐसे, अब एकदम से ब्रेक लगाई तो ये जो पीछे का पानी है वो इस तरीके से ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा और इधर की तरफ कम हो जाएगा, तो आगे की ओर गति करेगा। यहाँ पर भी न्यूटन का वही जड़त्व वाला नियम काम कर रहा है, इनर्शिया ऑफ मोशन, गति का जड़त्व जिसको बोलते हैं। विस्थापन का परिमाण दो स्थितियों के बीच की न्यूनतम संभव दूरी के बराबर होता है। अब यहाँ पर विस्थापन के बारे में दिया गया है। जो विस्थापन होता है वो न्यूनतम संभव दूरी होती है, अंतिम और प्रारंभिक के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये हमेशा दूरी के बराबर या फिर दूरी से कम होता है विस्थापन हमेशा। यहाँ पर एक पॉइंट दिया है, एक गतिमान कण के लिए दूरी कभी भी ऋणात्मक या शून्य नहीं होती है। दूरी अब कहीं से चलना शुरू करोगे और कहीं तक जाओगे तो ये ऋणात्मक नहीं हो सकती है, जबकि विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है और विस्थापन जीरो भी हो सकता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ से हमने चलना शुरू किया और ऐसे गोल गोल घूम के यहीं पे आ गए, तो हमने दूरी तो कवर करी, दूरी कुछ ना कुछ होगी, दूरी की वैल्यू होगी, लेकिन विस्थापन अगर इसका पूछा जाए गोल चक्कर का, तो विस्थापन जीरो होगा क्योंकि जहाँ से चले थे वहीं आ गए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो हो गई। अगला क्या है, मान लीजिए कि एक लड़का 10 मीटर पर सेकंड की नियत गति से चल रहे चक्र दोला मैरी गो राउंड, वही जो बड़ा वाला झूला होता है अपना, वही आनंद ले रहा है। इसका तात्पर्य है कि लड़का विराम पर है, बिना किसी त्वरण के चल रहा है, त्वरण गति में है, एक समान वेग के साथ चल रहा है। तो इसको हम इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं, मैरी गो राउंड पर सवारी का आनंद ले रहा है, इसका तात्पर्य कि लड़का त्वरण गति में है, क्योंकि गति कैसी है, एक समान गति है। जैसे ये गोल गोल है तो ये एक समान गति से घूम रहा है, लेकिन हर पॉइंट पर इसकी दिशा क्या हो रही है, दिशा चेंज हो रही है, दिशा बदल रही है। तो इस वजह से हम इसको बोल सकते हैं कि गति कैसी है, त्वरण गति है। देख सकते हैं हिंडोले पर बच्चा एक समान वृत्तीय गति के अधीन है, वेग का नियत परिणाम है, परिमाण है, मतलब मैग्नीट्यूड वेग का सेम है, दिशा हर बिंदु पर बदल रही है, इस वजह से त्वरण होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 4 कार ABCD एक स्तरित सड़क पर चल रही हैं, उनका दूरी बनाम समय, दूरी बनाम समय दिया गया है, डिस्टेंस टाइम रेशियो दे रखा है। तो डिस्टेंस टाइम रेशियो क्या देता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होती है, स्पीड होती है। तो हमें बताना है कि कौन सा सही होगा। कार डी से तेज है, ए डी से तेज है, कार बी सबसे धीमी है, तो कार बी का स्लोप सबसे कम होगा, तो कार बी सबसे धीमी है, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा, कार बी सबसे धीमी है।
नेक्स्ट है, ये प्रक्षेप के बारे में दिया गया है। प्रक्षेप के द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई। प्रक्षेप क्या होता है ये समझ लो। जैसे मान लो यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पर ये रहे आप, ठीक है। यहाँ से आपने कोई पत्थर फेंका है, ये गया, ये यहाँ पे गिरा के पत्थर, तो इसको बोलते हैं प्रक्षेप, ठीक है। इस इस तरीके से जो पत्थर पाथ ट्रैवल कर रहा है, मतलब इस तरीके से गया और यहाँ पे गिरा के, तो उसको बोलते हैं प्रक्षेप। इसकी मैक्सिमम हाइट ये रहेगी। यहाँ पर जो मैक्सिमम हाइट है उसको डिनोट करते हैं अपन h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये रहता है फॉर्मूला। अब मैक्सिमम हाइट कहाँ पर होगी, जब ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। तो h बराबर यू स्क्वायर साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा अपॉन जी। तो ये डिपेंड करेगा कुल मिला के यू स्क्वायर अपॉन जी पर। अधिकतम ऊंचाई 90 डिग्री पे होती है जब एंगल 90 होगा, और अधिकतम परास 45 डिग्री पे होगी। अगर पूछा जाए कि एक लड़का है, उसको गोला या फिर भाला कुछ भी फेंकना है, सबसे ज़्यादा दूर गिरे, उसके लिए कितना एंगल होना चाहिए, तो उसके लिए 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए। हाथ और जो अर्थ है उसके बीच में, परास जिसको बोलते हैं, सबसे अगर ज़्यादा दूर फेंकना है तो 45 डिग्री के एंगल पे उसको फेंकना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल में ग्रहों की गति संरक्षण का एक उदाहरण है। सौर मंडल में ग्रहों की गति, अब ग्रह किस हिसाब से गति कर रहे हैं, तो ग्रह करेंगे कोणीय गति, क्योंकि जो ये रहा सौर मंडल बनाते हैं अपन ऐसे, तो ड्राइंग तो अपनी ठीक है नहीं, लेकिन ट्राई तो कर ही सकते हैं। ये रहा सौर मंडल, तो ये जो जितने भी ग्रह हैं, मान लेते हैं ये मंगल है, ठीक है, मंगल है, तो ये मंगल अपनी जगह पर अब खुद में भी घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है इस तरीके से, तो उसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम या एंगुलर मोशन, कोणीय गति। गतिज ऊर्जा आपको बताइए के ई बराबर हाफ एम बी स्क्वायर होता है। चलती हुई चीज़ें हैं, उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। द्रव्यमान समझते ही हैं आप, एम होता है। अब भार में क्या अंतर होता है, द्रव्यमान तो समझते हैं, भार क्या होता है भाई, भार होता है डब्लू वेट, एम जी होता है मास इंटू गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। तो भार हर जगहों पर अलग अलग होगा, चंद्रमा पे जाओगे तो भार बदल जाएगा, द्रव्यमान नियत रहता है हमेशा ही। अगर 50 किलो के तुम यहाँ पृथ्वी पे हो तो चंद्रमा पे भी 50 किलो के ही रहोगे, लेकिन भार पृथ्वी पर अलग होगा, चंद्रमा पर अलग होगा, ये भी याद रखना है। सूर्य से सबसे दूर होने पर धीरे धीरे गति करेगा और सूर्य के निकट होने पर तेजी से बढ़ेगा। ये बात भी देख लो भाई, जो सूर्य के सबसे पास है वो जल्दी जल्दी घूमेगा। ये रहा अपना सूर्य, ये रहा सूर्य, सूर्य के जो पास है वो जल्दी जल्दी घूमेगा, तेज या जल्दी जो भी बोल सको, ठीक है। तेज तेज गति करेगा, और जो दूर है वो धीमे धीमे गति करेगा। आवर्त का नियम ये देखते हैं। सूर्य के चारों ओर किसी भी ग्रह की परिक्रमा की अवधि टी का वर्ग कक्षा अर्ध दीर्घ कक्ष के घन के समानुपाती होती है। ये बात क्या है भाई, ये देखो ऐसे टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। जैसे ये यहाँ से, ये देखो इधर, यहाँ से ये रेडियस है, तो इसका जो आवर्तकाल होगा उस रेडियस के क्यूब के बराबर होगा, जो इसका टाइम पीरियड है उसका स्क्वायर करोगे। ये दिया किसने था, एक साइंटिस्ट थे अपने केपलर, उन्होंने ये दिया था। कहा तो ये जाता है कि केपलर ने जिस समय ये दिया था तो सूरज के खिलाफ, भाई सूरज देवता थे, उनके खिलाफ ये टिप्पणी करी तो इनको मृत्यु दंड दिया गया, मतलब ये लटका दिए गए फांसी पे, माना जाता है ऐसा। अब है नहीं है पता नहीं भाई। अगला देखते हैं। दिए गए दूरी समय का आलेख क्या दर्शाता है, दूरी और समय, ये रहा डिस्टेंस, ये रहा टाइम। तो डिस्टेंस और टाइम से क्या मिलता है हमको, वेग मिलेगा, वेग या स्पीड, दो की बात होगी। स्पीड देखा तब डायरेक्शन नहीं होगी, वेग होगा तो डायरेक्शन होगी। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमने को, विरामावस्था पर पिंड, विरामावस्था, क्योंकि डिस्टेंस और टाइम में जो लाइन है वो सीधी जा रही है, कांस्टेंट है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कैसी है,
सेम है हर हर टाइम पे। जैसे 1 सेकंड पे, मान लो 2 सेकंड पे, 3 सेकंड पे, ऐसे यहाँ पे देखो मान लेते हैं यहाँ पर 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड है। हर सेकंड पे डिस्टेंस कितनी है, बराबर है हर बार, तो विरामावस्था पर पिंड है। की पॉइंट देख लेते हैं। दूरी समय आरेख में बाई अक्ष पर प्लॉट की जाती है। दूरी को बाई अक्ष पर और एक्स अक्ष पर हम समय को प्लॉट करते हैं। इसी के साथ अपने 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और सारी जानकारी भी आपको मिल गई।